क्लास गुड इवनिंग। स्टार्ट करें। कैन वी स्टार्ट? आई होप आप पिछले 2 लेक्चर्स यूट्यूब पे देख के आए होंगे। आपको उससे थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। ठीक है, 23rd क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास m is kept on a piston that can perform vertical vibrations of adjustable frequency and amplitude। एक वुडन ब्लॉक है जिसका मास m है, एक पिस्टन पे रखा हुआ है जो वर्टिकल वाइब्रेशंस कर रहा है। सो आप डायग्राम को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि एक पिस्टन है इस तरह से आपके पास, यहाँ पे आप एक के पास एक पिस्टन है इस तरह से। ठीक है, अब ये जो पिस्टन का पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ से, ये पिस्टन का पार्ट ऊपर और नीचे जा सकता है। इस तरह का पिस्टन है, ये पार्ट ऊपर और नीचे जा सकता है। इस पिस्टन के ऊपर एक वुडन का ब्लॉक आपने रख दिया, तो अगर पिस्टन ऊपर नीचे जाएगा तो वुडन का ब्लॉक भी ऊपर नीचे जाएगा। इसका मास m है। ड्यूरिंग वाइब्रेशंस वी डोंट वांट द ब्लॉक टू लीव द कांटेक्ट ऑफ द पिस्टन। मतलब जब पिस्टन ऊपर नीचे जाएगा तो हम ये नहीं चाहते कि ये जो वुडन का ब्लॉक है ये पिस्टन से नीचे गिर जाए। हम ऐसा नहीं चाहते। हाउ मच मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी is possible if the amplitude of vibration is restricted to 25 centimeters? In this case, how much is the energy per unit mass of the block? So अब सवाल ये उठता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। क्या लगता है आपको, वो ब्लॉक नीचे ना गिरे, इस कंडीशन को हमें कैसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा? सोच विचार करेंगे तो शायद हम ऐसा बोल सकते हैं दैट द ब्लॉक will not leave the contact, है ना, यही बोल रहा है ना, ड्यूरिंग द वाइब्रेशंस we do not want the block to leave the contact with the piston. So block will not leave the contact with the piston. ब्लॉक पिस्टन से अपना कांटेक्ट नहीं छोड़ेगा। कब? when its normal reaction is 0 at top। अब इस बात को आपको जरा समझना पड़ेगा। प्लीज पे अटेंशन एंड अंडरस्टैंड कि अगर कोई ब्लॉक किसी पिस्टन पे रखा हुआ है तो बहुत आसानी से बात है कि ब्लॉक उस पिस्टन पे अपना वजन लगा रहा होगा और पिस्टन उसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा। यही वो नॉर्मल रिएक्शन है जिसकी वजह से ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये ब्लॉक इस पिस्टन से उड़ के नीचे गिर जाए। तो अगर आपका नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाए तो ऊपर लगने वाली फोर्स 0 हो जाएगी, और अगर ऊपर लगने वाली फोर्स 0 हो जाएगी तो जब ये ब्लॉक ऊपर तक आएगा, मतलब पिस्टन के टॉप पे आएगा, तो नीचे नहीं गिरेगा। इसलिए मैंने क्या लिखा, व्हेन इट्स नॉर्मल रिएक्शन इज 0 एट टॉप।
क्योंकि जब पिस्टन गिरेगा तो पिस्टन नहीं, जब ब्लॉक गिरेगा तो वो पिस्टन के टॉप पे होगा, क्योंकि जो पिस्टन है वो जब अपने टॉप मोस्ट पोजीशन पे जाएगा, हो सकता है ये पिस्टन का लोएस्ट मोस्ट पोजीशन हो ऐसा, यहां पे तो ब्लॉक नहीं गिरने वाला ना। जब पिस्टन ठक करके ऊपर जाएगा तब ब्लॉक के गिरने के चांसेस ज्यादा है। जब पिस्टन नीचे आएगा तो ब्लॉक के गिरने के चांसेस कम है। तो जब पिस्टन टॉप पोजीशन पे होगा तो ब्लॉक पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन 0 होना चाहिए, तो पिस्टन नीचे की तरफ नहीं गिरेगा। पर सवाल ये उठता है कि नॉर्मल रिएक्शन 0 कब होता है? नॉर्मल रिएक्शन 0 तब होता है जब आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है वो आपके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाता है। अब आप सुन रहे होगे सर ये कहां से उठा के ले आए आप? मैं कहीं से इसको उठा के नहीं ले आया। ये 11th स्टैंडर्ड के अंदर वेटलेसनेस की कंडीशन है, अगर आपको याद आएगा तो। ग्रेविटेशन चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो उसके अंदर वेटलेसनेस नाम का एक टॉपिक था। वहां पे नॉर्मल रिएक्शन कब 0 होता है ये आपको बताया जाता है, और वो आपको बताया जाता है लिफ्ट के एग्जाम्पल से, कि लिफ्ट जब नीचे जा रही है या लिफ्ट जब ऊपर आ रही है तो आपको वेटलेसनेस फील होता है। तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों बराबर हो जाती है। अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बराबर हो जाती है तो आपको वेटलेसनेस फील होता है। वेटलेसनेस फील होने का मतलब क्या है? वेटलेसनेस फील होने का मतलब है कि आपका नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाता है। वही कंडीशन हम यहाँ पे भी लगा रहे हैं। बस ये जो एक्सेलरेशन है ये पिस्टन का है। क्या आप जानते हैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होता है? ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ए, इसको जी के बराबर रहने दो। ओमेगा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? 4 पाई स्क्वायर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर ए इज इक्वल टू जी। क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी के में इंटरेस्टेड हैं, हाउ मच मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि एक्सेलरेशन अगर मैक्सिमम है तो फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम होगी। तो ये आएगा जी अपॉन ए, नहीं, जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर ए। तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम आएगा अंडर रूट ऑफ जी 4 पाई स्क्वायर। क्या आपके पास जी है? बिल्कुल है। 10, 4 × पाई स्क्वायर की वैल्यू भी आप 10 पुट कर सकते हो, क्वेश्चन में बोला है। एम्पलीट्यूड कितना? एम्पलीट्यूड 25 का है। 25 यानी कि 0.25, 25 सेंटीमीटर है, मैंने इसको मीटर में कर दिया। 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, 4 × 0.25, आंसर आएगा 1 हर्ट्ज। आ गया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, चेक कर लीजिए। डन है तो बोल दीजिए। क्लियर? पक्का? सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे क्या चाहता है? सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे चाहता है आप एनर्जी के बारे में बात करें। टॉक अबाउट एनर्जी, व्हाट इज द हाउ मच एनर्जी पर यूनिट मास, है ना? एनर्जी पर यूनिट मास आपको निकालना है। सबसे पहले एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। पर आपको चाहिए एनर्जी पर यूनिट मास, तो आपका फॉर्मूला बचेगा हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। एम नीचे ले लीजिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। एनर्जी पर यूनिट मास, तो E/m होगा वो। क्या ओमेगा की जगह पे कुछ सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है? किया जा सकता है। ओमेगा स्क्वायर मतलब ये ओमेगा क्या होता है? 2 पाई f। तो ओमेगा का स्क्वायर क्या होगा? 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर। वो यहां पे लिख दो, 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर
इंटू ए स्क्वायर। चेक करो क्या हमारे पास सब कुछ है, पुट करो। हाफ इंटू 4 इंटू 10 इंटू फ्रीक्वेंसी कितने की थी, 1 का स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड कितने का था, 0.25 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, ये मिलेगा आपको 20/16 यानी कि 1.25 जूल्स पर केजी, क्योंकि आपने निकाला है एनर्जी पर यूनिट मास। मैच हो रहा है, हाँ या ना, चेक कर लीजिए। पक्का। बढ़िया। ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म्ड पर मिनट बाय अ मैग्नेट। अच्छा, मैग्नेट वाला आ गया, मतलब लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा। इज वाइब्रेटिंग इन अ प्लेन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें दी हुई है 1.6 इंटू 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी हमें दिया हुआ है। नहीं, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। Magnetic moment is 3 ampere square and moment of inertia is 3 into 10⁻⁻6 kg per meter square। ठीक है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन हमें पता करने हैं। क्या होते हैं भाई नंबर ऑफ ऑसिलेशन? नंबर ऑफ ऑसिलेशन मतलब फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑसिलेशन मतलब फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ mb/i। क्या m आपके पास है, क्या b आपके पास है, क्या i आपके पास है? क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए? वैसे मुझे क्वेश्चन होमवर्क देना चाहिए था, इसके बारे में कुछ बताना भी नहीं चाहिए था, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपको टफ ही मिलेंगे। कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं जिनमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखो तो भी कहानी कंप्लीट हो सकती है। आगे बढ़ रहे, 21 की तरफ जा रहे हैं। 21, और सर्कुलर डिस्क डैम्प्ड ऑसिलेशन का टॉपिक हमारे ऊपर है ही नहीं, तो हमें शायद इसको इग्नोर करना चाहिए। 20, टू पैरेलल एसएचएम्स आपको दिए हुए हैं, दोनों की इक्वेशंस आपको दी हुई हैं। वो आपसे पूछ रहे हैं डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड एंड इपॉक। इपॉक का मतलब होता है फेज, याद रखिए। ठीक है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चाहिए। पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आप कैसे निकालते हैं? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ क्या क्लास, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 कॉस phi1 माइनस phi2। कल का अगर लेक्चर अगर आप याद करेंगे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इसी तरह से निकाला जाता है। वक्त आ गया पुट करने का। a1 कितना है, 5। a1 जानते हैं ना, पहले वाले इक्वेशन का एम्पलीट्यूड तो 5 है ना। a2 क्या है, दूसरे वाले इक्वेशन का एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स 5 3 कॉस phi1 मतलब पहले वाले का 5
phi2 मतलब दूसरे वाले का phi। आई होप आप स्टैंडर्ड इक्वेशन याद करके आए हैं। x इज a sin ओमेगा t प्लस phi, है ना स्टैंडर्ड इक्वेशन। x इज a sin ओमेगा t प्लस phi, ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे मैच करके मैं बात कर रहा हूं। सो इन्हें सॉल्व करने की जरूरत है। अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 में 2 10 होता है, 10 में 3 30 होता है, इंटू कॉस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4। अगर आप पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4 करेंगे तो वो पाई बाई 12 आएगा, और पाई बाई 12 कॉस में 0.966 होता है। तो आपका जो रिजल्टेंट आना चाहिए वो आएगा अंडर रूट ऑफ 62.98, यानी कि 7.936 सेंटीमीटर। दैट इज योर फाइनल आंसर। नाउ आपके इपॉक के बारे में बात करते हैं। इपॉक मतलब फेस, तो फेस का आप डायरेक्टली फॉर्मूला जानते हैं, tan इनवर्स a1 sin phi1 प्लस a2 sin phi2 होल डिवाइडेड बाय a1 cos phi1 प्लस a2 cos phi2। क्या आपके पास a1 है? हाँ। क्या आपके पास a2 है? हाँ। क्या आपके पास phi1 है? हाँ। phi2 है? हाँ। आई होप आप ये सॉल्व कर सकते होएगा। मैंने रिजल्टेंट फेज एम्पलीट्यूड निकाल के दिखा दिया, आप फेज निकाल लो। phi1 पाई बाई 3 है, phi2 पाई बाई 4 है, a1 5 है, a2 3 है, सब कुछ तो है आपके पास, खाली पुट करना है, आंसर बताना होगा। पक्का भेजते तो हो नहीं तुम लोग होमवर्क, खाली पक्का पक्का बोलते रहते हो। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। 19th वन डिस्प्लेसमेंट इतना है, ये इतना है, शो करना है कि ऐसा ऐसा होगा। इसको हम ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, नॉर्मली भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं, इतना हमें इसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। इसको आप प्रूव कर सकते हो बाय योर कंपोनेंट के बेसिस पे। आप जानते हो कि आपने पढ़ा है वेक्टर्स के अंदर कि जो भी आपके स्टैंडर्ड वेक्टर की इक्वेशन होती है आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर आता है। सो ट्रीटिंग दिस एज अ वेक्टर, आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल कम आउट टू बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अच्छा, फाइनल में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर है नहीं। ठीक है, वैसे भी उसके एम्पलीट्यूड्स का स्क्वायर करना है ना। पहले वाले का एम्पलीट्यूड कितना है? दूसरे का एम्पलीट्यूड कितना है? अगर इस अंदाज में नहीं समझ में आता तो आपके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज गिवन बाय दिस। तो ये मैंने आपको एक स्टैंडर्ड तरीका बताया स्केलर्स एंड वेक्टर्स से सॉल्व करने का, पर अगर आपको वो समझ में नहीं आया तो आप जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। आपको समझ में आएगा कि आपका जो बंदा है वो बहुत अतरंगी किस्म का बंदा है। जो आपका पार्टिकल है बहुत अतरंगी किस्म का है। क्यों अतरंगी किस्म का है पार्टिकल आपका? आपका पार्टिकल इसलिए अतरंगी किस्म का है क्योंकि वो साइन में भी वाइब्रेट करता है, कॉस में भी वाइब्रेट करता है, दोनों में एक साथ वाइब्रेट करता है।
इसलिए आपका पार्टिकल थोड़ा अतरंगी है। दिख रहा है? इतना सबको समझ में आ रहा होगा बराबर। तो अगर आपका पार्टिकल साइन में भी वाइब्रेट करता है, कॉस में भी वाइब्रेट करता है, तो साइन और कॉस के बीच में फेज डिफरेंस कितने का होता है? फाई कितने का होता है? फेज डिफरेंस होता है 90 का। हरदम याद रखिए, साइन और कॉस के अंदर पाई/2 का फर्क होता है। तो अगर आप अपने रेजिस्टेंस बोल रहा हूं, अगर आप अपने एसी के अंदर इंडक्टर और कैपेसिटेंस की नॉलेज अगर आप याद करेंगे, तो वहां पे आपको ये बात समझ में आएगी कि पाई/2 का ही फर्क हुआ करता है। तो अगर मैं यहां पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड नाम के फॉर्मूले का इस्तेमाल करूं, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड नाम के फॉर्मूले में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 0 बचेगा, क्योंकि ये जो पूरा टर्म है उसमें ये जो cos phi1 माइनस phi2 है, इसकी जगह पे मैं पाई/2 सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो cos 90 इज 0, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बिकॉज मैंने कहा phi इज 90, तो यहां पे phi1 माइनस phi2 की जगह पे अपन 90 लिखेंगे। दोनों के बीच का फेज में फर्क 90 का होता है। सो इसी से आपको पता चल रहा है a1 is the amplitude of the first, that is a square, and a1 is the amplitude of the second term, that is b square। इससे भी प्रूफ हो जाएगा, चेक कर लीजिए। इजी, पक्का? लिख लो, नोटबुक और पेन लेके बैठते हो तो लिख लो। अगर एक ही पार्टिकल साइन में भी है कॉस में भी है, तो phi1 माइनस phi2 को हम लोग phi1 माइनस phi2 को हम लोग 90 लेंगे। लिख लो। बढ़िया। 18th क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। 18th क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि the period of oscillation of a body of mass m1 suspended from a light spring is t. When the body of mass m2 tied to the first body, the system is made to oscillate with a time period 2t. Compare the masses m1 and m2. So simply question ये है कि जब मास m1 था तो टाइम पीरियड t था, जब मास m2 हो गया तो टाइम पीरियड 2t हो गया। हमें ये बताना है कि m1 और m2 का रेशियो कितना है। कंपेयर मतलब रेशियो, कंपेयर वर्ड का मतलब होता है रेशियो बताना। तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट m बाई के। आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, है ना? सो इस बात से आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि इस फॉर्मूले का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m आ रहा है। सो व्हाट टू डू? पहला टाइम पीरियड t था, दूसरा टाइम पीरियड 2t था, बराबर अंडर रूट। जब टाइम पीरियड t था तो मास m1 था, जब टाइम पीरियड 2t हो गया तो मास m1 प्लस m2 था। जरा एक बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, शायद मैंने भी अभी क्लिक किया। व्हेन द बॉडी ऑफ मास m2 इज टाइड टू द फर्स्ट बॉडी, मतलब पहली बॉडी के साथ m2 को ऐड किया गया है, मतलब m1 प्लस m2 ही हुआ ना, है ना? तब 2t टाइम पीरियड हो गया। ऐसा नहीं बोला उसने कि पहले मास को निकाल के दूसरा मास लगाया, नहीं। पहले मास m1 था तब टाइम पीरियड t था, जब पहले मास में दूसरा मास ऐड किया तो टाइम पीरियड 2t हो गया, इसलिए अपन ने ऐसे लिखा। इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? यहां से t और t कैंसिल हो जाएगा,
स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स करोगे तो 1/4 आएगा और m1 अपॉन m1 प्लस m2 आएगा बराबर। तो अब आपको क्या चाहिए, आपको m1/m2 चाहिए, तो पहले यहां से रेसिप्रोकल कर लो। m1 प्लस m2 अपॉन m1 विल बी 4, बिकॉज आपको m1/m2 चाहिए। पकड़ पकड़ के डिवाइड मारो, m1/m1 m2/m1 इज इक्वल टू 4। ये m1 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 प्लस m2/m1 इज इक्वल टू 4, m2/m1 इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये 1 उधर चले जाएगा, और m1/m2 विल बी 1/3। चेक करते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। देख लो एक बार कैलकुलेशन। कौन सा वाला? अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो उसके बाद कुछ समझने लायक चीज है ही नहीं। इतना तो पता है साइन और कॉस में π/2 का फर्क होता है, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री बस। इसलिए मैंने φ1 माइनस φ2 को 90 पुट किया तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। इसलिए a1 की जगह पे a पुट किया, जो उसका पहले वाले का एम्पलीट्यूड था, और b2 की जगह पे b पुट किया, जो दूसरे टर्म का एम्पलीट्यूड था। काम खत्म हो गया। सेवनटीन्थ वन का एक पार्टिकल है जो परफॉर्म कर रहा है लीनियर एसएचएम, जिसका पीरियड 2 सेकेंड्स का है। About the mean position O is observed to have a speed of itna when at a distance b meter from O. If the particle is moving away from O at that instant, find the time required by the particle to travel a further distance b. आपको खुद को ये क्वेश्चन को तकरीबन 3 से 4 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको समझेगा कि उसको चाहिए क्या। सबसे पहले एक सेंटर बना लो, उसको O नाम दे दो। A particle is performing a linear SHM of period 2 pi seconds about the mean position O, इसलिए मैंने mean position को O ले लिया। If the particle is moving away from O at that instant, find the time required by the particle to travel a further distance B. समझो ये डिस्टेंस है B, ठीक है। ये जो B है वो उसका एक्सट्रीम पोजीशन नहीं है, एक्सट्रीम पोजीशन कुछ भी हो सकता है, आगे जाके भी उसका एक्सट्रीम पोजीशन हो सकता है। पर मैंने यहाँ पे उसको B इसलिए बोला क्योंकि उसने क्या बोला, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल टू ट्रैवल अ फर्दर डिस्टेंस B। यानी कि एक बात तो साफ है कि x बराबर B लेना है। क्या आप लोग के लिए बात क्लियर है? मैंने x बराबर B क्यों लिया?
पक्का? बढ़िया। दूसरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि x का हमारे पास दो इक्वेशंस है, एक साइन की एक कॉस की। आप कौन सी यूज करना चाहेंगे, साइन या कॉस? सोच के देख के जवाब दीजिए। डिस्प्लेसमेंट की आपके पास दो इक्वेशन है, ए साइन ओमेगा टी, दूसरी इक्वेशन है ए कॉस ओमेगा टी। आप कौन सी यूज करना चाहेंगे, ए साइन ओमेगा टी कि ए कॉस ओमेगा टी? क्या आपको पता है, अगर आपका ऑब्जेक्ट अबाउट मीन पोजीशन काम कर रहा है, सो द इक्वेशन शुड बी यूज्ड एज ए साइन ओमेगा टी। चलिए काम पे लग जाते हैं, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी हमारे पास गिवन है, दैट इज v√3। ठीक है, v√3 मीटर्स पर सेकेंड। सो अगर आपके पास वेलोसिटी का अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, सो इट इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वेलोसिटी की जगह पे हम पुट करेंगे v√3 इक्वल टू टाइम पीरियड अगर 2 पाई का गिवन है, तो टाइम पीरियड से ओमेगा निकल सकता है। टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड, सो ओमेगा विल बी 2 पाई बाय 2 पाई, यानी कि 1 रेडियंस पर सेकेंड। ओमेगा की जगह पे 1 पुट कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे बी स्क्वायर, क्योंकि एक्स बराबर बी है हमें पहले पता चल गया। अब यहां से हमें सॉल्विंग करनी है। अगर आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स करेंगे, 3b² will be equal to a square minus b square, a square will be 4b square, a will be 2b। एक बार आपके पास एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ जाए, आप x में पुट करना शुरू कर सकते हैं। x is a sin omega t, x is b, a is 2b sin omega is 1, so here you have left with just sin t। यहां से b कैंसिल हो जाएगा, तो sin t will be 1/2, t will be sin inverse 1/2, that will be pi/6। यहां तक समझा? आपने देखा मैंने टाइम कैसे निकाला? पक्का? बट क्या आप ये नोटिस कर पा रहे हैं, हमारा जो आंसर आ रहा है और जो फाइनल आंसर है वो मैच नहीं हो रहा? क्या आपने नोटिस किया, हमारा आंसर pi/6 आ रहा है, फाइनल आंसर pi/3 है। क्या ये सब सब लोग नोटिस कर पा रहे हैं? आप जानते हैं ऐसा क्यों? आप जानते हैं ऐसा क्यों? बिल्कुल ध्यान से सुनिए।
क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। इट इज ऑब्जर्व्ड टू हैव अ स्पीड ऑफ b रूट 3 meters per second when at a distance b meter from o। क्या आप जानते हैं जो वेलोसिटी का आपने इस्तेमाल किया है वो वेलोसिटी यहां पे गिवन थी, यहां पे, यानी कि बी पॉइंट पे, बराबर है। ऑब्जेक्ट ने जब मीन पोजीशन से शुरू किया होगा तब उसके पास जो वेलोसिटी थी, क्या वो आपको पता थी? नहीं। क्या आपको ये पता है कि जब वो मीन पोजीशन से शुरू करता है तो उसके पास वेलोसिटी ज्यादा होती है, आगे बढ़ते 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 वेलोसिटी घट के जीरो हो जाती है। आपने जो वेलोसिटी का यूज किया है वो आपने डायरेक्टली बी पॉइंट के लिए किया है, इस वाले पॉइंट के लिए। पर आपके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। आपके पास कोई रास्ता इसलिए नहीं था क्योंकि उन्होंने खुद वही पॉइंट की वेलोसिटी आपको दी हुई है। तब आप करोगे क्या? आप क्या करो, आप टाइम निकालने के लिए आप मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में सोचना शुरू करो। तो मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में आप कैसे सोचोगे? हाउ विल यू थिंक विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन? और एक लाइन आपको डायरेक्ट सोचनी पड़ेगी। इफ द पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम ओ at that instant, find the time required by the particle to travel a further distance b। है ना? फर्दर डिस्टेंस बी, ये भी एक बात थी जिसके ऊपर हमने कोई डिस्कशन नहीं किया। फर्दर डिस्टेंस बी, अब इन सब चीजों को कैसे हैंडल किया जाए? हम्म अब बात ऐसी है कि जो ग्राफिकल टॉपिक था इस चैप्टर का, है ना, बीच में ग्राफ थे, वो तो इन्होंने ओमिट कर दिए। अगर वो ग्राफिकल चीजें पता होती तो शायद मैं आपको ठीक से समझा पाता, पर ग्राफिकल चीजें उन्होंने ओमिट कर दी, तो अब कैसे बताऊं ये चीज आपको? क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको टोटल टाइम पीरियड के चौथे भाग से आपके अभी वाले टाइम पीरियड को आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो ये होगा 2 पाई बाय 4 ओमेगा -पाई/6। ओमेगा 1 है तो 2 पाई/4 -पाई/6 विल गिव यू पाई/3 एज योर फाइनल आंसर। तो सवाल ये उठता है कि अपन ने ये t/4 से इसको माइनस क्यों किया? ये अपने को तब समझ में आएगा जब, अबे ओमेगा 1 है ना बाबा, कितनी बार बताओ, ऊपर देखा नहीं क्या ओमेगा 1 है? अभी अभी तो निकाला ना ओमेगा 1 है, दिख रहा नहीं है यहाँ पे? बराबर, इसलिए यहाँ ओमेगा नहीं लिखा मैंने। पर ये t/4 कैसे आएगा, इसके लिए अपन को एक ग्राफ चीज समझनी पड़ेगी। अब वो ग्राफ चीज कैसे समझेंगे आप?
हम्म। क्लास 1 मिनट है। एक बार क्वेश्चन मैं आपके सामने रीडिस्कस कर लेता हूं, जरा ध्यान से देख लीजिए। आपको ये साफ साफ पता है कि आपके पार्टिकल का टाइम पीरियड 2 पाई का है, ठीक है। आपको ये साफ साफ पता है कि वो अबाउट द मीन पोजीशन वो अपना वाइब्रेशन कर रहा है, ठीक है। अबाउट द मीन पोजीशन ओ इज ऑब्जर्व टू हैव अ स्पीड ऑफ इतना, तो उसकी वेलोसिटी इतनी है, आपको ये भी पता था। व्हेन एट अ डिस्टेंस बी मीटर फ्रॉम ओ, यानी कि जब वो अपने मीन पोजीशन से बी डिस्टेंस के दूरी पे था, तब उसकी वेलोसिटी इतनी थी। If the particle is moving away from O at that instant, find the time required by the particle to travel a distance, further distance b। मतलब अगर वो मीन पोजीशन से दूर जा रहा है, तो b से फर्दर डिस्टेंस अगर वो ट्रैवल करता है, तो उसको कितना टाइम लगेगा, हमें इस बारे में चर्चा करनी है, ठीक है। नाउ द पॉइंट टू बी अंडरस्टूड इज दैट कि अगर वो बी पॉइंट से फर्दर आगे ट्रैवल करता भी है, ठीक है। सो व्हाट डज दैट मीन? बी पॉइंट से फर्दर आगे ट्रैवल करने का मतलब भी क्या है, वो आपको पहले समझना पड़ेगा। उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि हम लोगों ने क्या किया। सबसे पहले हमें पता था कि टाइम पीरियड 2 पाई का है, तो जैसे हमें पता चला कि टाइम पीरियड 2 पाई का है, हमने टाइम पीरियड का सादा वाला फॉर्मूला यूज किया और हमने ओमेगा की वैल्यू 1 निकाल ली। क्या ये इसमें किसी को प्रॉब्लम है? ओमेगा 1 कैसे आया? 2 पाई बाय ओमेगा आपके टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। ओमेगा इज टी 2 पाई बाय टी इज 2 पाई, 2 पाई 2 पाई कैंसिल 1, ओमेगा 1 आ गया। ये सबको समझा? यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है? पक्का? ठीक है। अगली चीज ध्यान से देखिए। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि मैंने वेलोसिटी के जगह पे b√3 पुट किया, ओमेगा की जगह पे 1 पुट किया, मैंने सॉल्व करके एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 2b निकाला। क्या ये बात सबको समझ में आई? पक्का? अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि बातों बातों में आपको ये पता चल गया कि एक्चुअल में आपका एम्पलीट्यूड 2b का निकला? 2b। क्या आपको ऐसे नहीं लगता कि कहानी सिर्फ आपको b तक की पता थी? क्या आपको पता चला कि एम्पलीट्यूड यानी कि b का 2 गुना, b b 2b इज द एम्पलीट्यूड। क्या आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि find the time required by the particle to travel a further distance b? What does further distance b? further distance b का मतलब है पार्टिकल पहले से ही यहां पे था। कहां पे? यहां पे b पॉइंट पे पार्टिकल पहले से ही था। दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज द स्टार्टिंग पॉइंट उस पार्टिकल का। और अगर वो यहां से फर्दर डिस्टेंस बी ट्रैवल करेगा, तो एक्चुअल में वो कहां पहुंच जाएगा? वो पहुंच जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे। क्योंकि अभी अभी आपने पता लगाया है कि टोटल एम्पलीट्यूड ही 2b का है। क्या आप ये बात को समझ पा रहे हैं कि वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल टू ट्रैवल अ फर्दर डिस्टेंस बी? व्हाट डज फर्दर डिस्टेंस बी मतलब?
मतलब वो पहले से ही एट अ डिस्टेंस बी पे है। कहां पे? वो बी पे पहले से ही है और वो बोल रहा है बी से और भी आगे जाना है। मतलब ऐसा समझ लो कि यहां से लेके यहां तक की दूरी 10 की है, क्वेश्चन कह रहा है और 10 आगे चलो, इसका मतलब बी से और 10 आगे आपने जाना है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। पर क्वेश्चन इसलिए घुमा फिरा के बोल रहा है क्योंकि आपको कंफ्यूजन कहां हो रहा है, क्योंकि वो 2 बार बी बोल रहा है, वो 2 बार बी बोल रहा है, इसलिए शायद आप समझ नहीं पा रहे हो। पर अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आपको तो पहले ये समझना है कि ये आपका मीन पोजीशन है और पार्टिकल का है। पार्टिकल मीन पोजीशन से एक बी नाम के डिस्टेंस पे है, पहले से वो बी नाम के डिस्टेंस पे है। अब क्वेश्चन बोलता है बी से और भी आगे जाओ, इसका मतलब तुम सिर्फ इतने जर्नी पे स्टडी कर रहे हो, यही तुम्हारा x इज इक्वल टू बी है। पर भूलो मत, पर भूलो मत कि पार्टिकल ने पहले से ही बी डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है और तुम उसके बारे में सोच विचार नहीं कर रहे हो। तुम किस बारे में सोच विचार कर रहे हो? आगे के बी के बारे में। क्वेश्चन तुम्हारे लिए यहां पे है। मतलब अगर मैं तुम्हें शेड करके समझाऊं, द येलो पार्ट is your past and the blue part is the thing जिसके बारे में हमें सोचना है। बराबर? सोच के देखिए, क्या अब थोड़ी क्लैरिटी आ रही है क्वेश्चन के बारे में? यहां तक समझा तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। पक्का? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग? ठीक है। तो क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ था वो आपको इस बी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी आपको दी हुई है। सो जब वो बी पॉइंट से निकला तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी? वेलोसिटी एट बी पॉइंट कितनी थी? b√3 मीटर्स पर सेकेंड। इसलिए आपने इसका इस्तेमाल किया और आप एम्पलीट्यूड निकालने में सफल हुए। अब सवाल ये उठता है कि आपके पास जो टाइम पीरियड आया, आपके पास जो टाइम पीरियड नहीं, आपके पास जो टाइम आया यानी कि π/6, ये टाइम आंसर क्यों नहीं है? व्हाई दिस टाइम इज नॉट द आंसर? π/6 आंसर क्यों नहीं है? जरा ये सुनने की, अच्छी तरह से सुने इस बात को। जो आपका टाइम आया है ना π/6, दैट इज नॉट द आंसर, बिकॉज आपको हर बार एक चीज याद रखनी है कि जब भी कैलकुलेशन होता है इन इक्वेशंस की मदद से, सो जो भी कैलकुलेशन आप करते हैं, कैलकुलेशन इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपने इक्वेशन यूज किया है a sin ओमेगा टी, यानी कि आप a sin ओमेगा टी वाले इक्वेशन को बोल रहे हो कि यार मैं तेरा इस्तेमाल करना चाहता हूं। तो a sin ओमेगा टी वाला इक्वेशन बोलता है कि यार तुम मेरा इस्तेमाल तभी कर सकते हो अगर पार्टिकल ने अपनी जर्नी मीन पोजीशन से शुरू की है। तो तुम उसको बोलते अरे हाँ हाँ हमारे पार्टिकल ने मीन पोजीशन से शुरू किया, चल चल जा नाटक मत कर, हमको तेरे को यूज करना है, हाँ वी विल यूज दिस इक्वेशन। तो बोलता है कर लो यूज। पर क्या आप जानते हैं कि आपने इस इक्वेशन को धोखा दिया? क्या आपके पार्टिकल ने सच में मीन पोजीशन से अपनी शुरुआत की? क्या आपका क्वेश्चन सच में मीन पोजीशन के लिए सॉल्व हुआ है? आर यू सॉल्विंग फॉर द येलो पोर्शन और द ब्लू पोर्शन? क्या आप भूल गए आपकी शुरुआत कहां से हुई थी? आपकी शुरुआत तो बीच से हुई है, बीच से, ना तो मीन से और ना ही एक्सट्रीम से। आपने एग्जैक्टली बीच से शुरुआत की है। कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है कि हमने एग्जैक्टली बीच से शुरुआत की है? हाउ मेनी पीपल आर अंडरस्टैंडिंग दिस, दैट वी हैव स्टार्टेड एग्जैक्टली फ्रॉम द मिडल? है ना?
Agreeing to this statement, everybody? Reply, all of you. सब लोगों का रिप्लाई आना चाहिए। पक्का? अब मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं कि अगर आपने मिडल पोजीशन से शुरू किया है, आर यू अलाउड टू यूज दिस इक्वेशन? आर यू अलाउड? नो, यू आर नॉट अलाउड। आप बीच से शुरू कर रहे हो तो आपको ये इक्वेशन यूज करने की परमिशन ही नहीं है, क्योंकि ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन कैन ओनली बी यूज्ड इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन। पर क्या आपको पढ़ाया गया है कि अगर आप सेंटर से शुरू करते हो तो कौन सी इक्वेशन यूज करनी है? आपको पढ़ाया गया है? ऐसी कोई इक्वेशन है? आपको क्या पढ़ाया गया? मीन से शुरू करते हो तो साइन यूज करो, एक्सट्रीम से शुरू करते हो तो कॉस यूज करो। पर फिर भी हमने क्या किया, हमने ये इक्वेशन यूज करके हमने आंसर निकाला। आंसर आया π/6। पर फिर हमने क्या गेम खेला, अगर π/6 आंसर आया है तो π/6 आंसर ये पूरे का आया है, मीन के रिस्पेक्ट में आंसर आया। अगर हम उसमें से आधा माइनस कर दे, यानी कि स्टार्टिंग का पोर्शन अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे, तो हमें बचे कुचे का टाइम मिल जाएगा। तो ये जो स्टार्टिंग का टाइम होता है वो होता है t/4। अब ये आपको ग्राफिकल में समझ में आता, पर अभी ग्राफिकल हमने पढ़ा नहीं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग रखिए कि आधे पोर्शन का टाइम होता है t/4। इसलिए आपने t/4 में से जब π/6 घटाया तो आंसर आया π/3, जो आपका करेक्ट आंसर था, यानी कि जो आपके सिर्फ और सिर्फ ब्लू पोर्शन का पार्ट था। काम खत्म। अब समझा क्या किया, क्या नहीं किया, क्यों किया? क्लियर ऑल ऑफ यू? पक्का? अंडरस्टूड? ठीक है, बढ़िया। सो क्या इसके आगे के क्वेश्चंस में दम है? ठीक है क्लास, एक काम करते हैं, इसके आगे के भी क्वेश्चंस है। 15, 14, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 मोर क्वेश्चंस वी हैव। ठीक है? क्या सर π/6? 8 मोर क्वेश्चंस वी हैव। ठीक है, तो कल करते हैं ये 8 मोर क्वेश्चंस। ठीक है, उसके पहले एक बार जरा मैं आपको ये दिखा देता हूं। एक ग्राफ में आपको दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा आइडिया बैठे कि हमने t/4 क्यों लिया। आपको आपके स्क्रीन पे एक ग्राफ दिख रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। मैं इस वाले ग्राफ की बात कर रहा हूं। ए वाला ग्राफ, जहां पे आप अपने माउस का कर्सर देख रहे होंगे। ठीक है, ये ग्राफ 0 से स्टार्ट हुआ है। 0 से t/2 तक आपका एक पूरा आधा पॉजिटिव एक्सट्रीम कंसीडर किया जाता है। ठीक है, फिर t/2 से t तक बाकी का एक्सट्रीम कंसीडर किया जाता है। ठीक है, कैन यू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट दैट अगर आपका पार्टिकल आधा ट्रैवल कर चुका है तो वो t/4 ट्रैवल कर चुका है? चेक करिए, राइट?
क्या वो हमारा पार्टिकल उस क्वेश्चन में आधा ट्रैवल कर चुका था? दिख रहा है आपको यहाँ पे इस ग्राफ में? इसलिए मैंने आपको कहा कि ये ग्राफिकल चीजें ओमिट कर दी गई थी, इसलिए मैं सोच रहा था कि आपको वो चीज कैसे समझाऊं। तो क्या आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि अगर टोटल टाइम पीरियड टी है और आपका बंदा t/4 ट्रैवल कर चुका है, यानी कि आधा, तो इसलिए हमने वहां पे हमने जो सॉल्विंग किया, इसलिए हमने t/4 को π/6 में से माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया बचे कुचे पार्ट के लिए। क्या बोलते हो, अब समझा? ऑल ऑफ यू, did you understand why did we select t/4? सबका रिप्लाई आना चाहिए मुझे। t/4 की कहानी समझ में आई? ठीक है। जितने भी बचे हुए हैं, एक काम करते हैं, या तो हम कल सुबह मिलने का ट्राई करते हैं 11 बजे के करीब, मैं मैसेज डालूंगा, ठीक है? और बाकी के जो 8 या 9 बाकी हैं वो कल सुबह सुबह अपन निपटाने की कोशिश करते हैं, 10:30 या 11 बजे के करीब। मैं देखता हूँ, अपडेट करूंगा मैं ग्रुप पे। और कल शाम से अगर हम कल शाम में मिलते हैं तो वी विल गो फॉर द न्यू चैप्टर, दैट इज सुपरपोजिशन। ठीक है, चलिए बाय।